क्या किसी राज्य का भविष्य वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था का पतन और युवाओं के हक की लड़ाई इस बात से तय होगी कि हुकूमत की कुर्सी पर कौन बैठा है? जिस झारखंड का निर्माण ही जल, जंगल, जमीन और अपने अधिकारों के ऐतिहासिक संघर्ष से हुआ हो, उसी राज्य में आज देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी हमारा युवा परीक्षा की जगह तारीखें गिन रहा है और रोजगार मांगने पर अस्पतालों के स्ट्रेचर पर पड़ा है। 10 अगस्त यानी रांची की सड़कों पर विधानसभा घेराव के दौरान जो दृश्य सामने आए, वे सिर्फ एक प्रदर्शन की तस्वीरें नहीं हैं, वे उस चरमराती लोकतांत्रिक व्यवस्था का जीवंत प्रमाण है जहां 24 घंटे के भीतर वादे बदल जाते हैं और नीतिगत संवाद की जगह कंटीले तारों, 6 स्तरीय बैरिकेडिंग, वाटर कैनन और आंसू गैस की गोलों का पहरा बिछा दिया जाता है। सरकार का दावा है कि उसने 98% मांगे मान ली हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब पूरी पीढ़ी के भविष्य का सवाल हो तो क्या 2% का पेच से प्रशासनिक मजबूरी है या संस्थागत भ्रष्टाचार को छिपाने की सोची समझी ढाल? नमस्कार, ONN में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। आज हम रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर विधानसभा की चौखट तक सुलग रहे इस छात्र आंदोलन की परतों को किसी राजनीतिक एजेंडे से परे जाकर पूरी निष्पक्षता के साथ आपके सामने रखेंगे। पहला सवाल यह है कि आखिर क्यों सरकार एक दिन पहले टेबल टॉक और लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करती है और अगले ही दिन शांतिपूर्ण छात्रों के सामने कटीले तारों और वाटर कैनन खड़े कर देती है? सवाल बड़ा है कि JPSC और JSSC का संस्थागत पतन और डेमोग्राफिक डिजास्टर की बात या ऐसे उदाहरण क्यों देखने को मिले? 2.5 दशकों के इतिहास में JPSC और JSSC CGL जैसी परीक्षाओं का लचर रवैया कैसे झारखंड के युवाओं की उम्र के सबसे कीमती साल निगल रहा है और सबसे खास बात कि CID या न्यायिक जांच बनाम CBI यानी CBI जांच की मांग पर पेच कहां फंसा है और क्यों राज्य की जांच एजेंसियों पर युवाओं का विश्वास पूरी तरह टूट चुका है? राजनीति का एक सीधा सा फंडा है कि जब किसी सरकार के पास जनता के सवालों के जवाब नहीं होते तो वह डिटेंस थ्योरी यानी भय और दमन के मॉडल का सहारा लेती है। रांची के घटना को जरा गौर से देखिए। 9 अगस्त को राज्य के गेस्ट हाउस में वार्ता के दौरान सरकार का रुख सहयोगात्मक दिखता है, लेकिन 10 अगस्त की सुबह जब छात्र हाथों में तिरंगा और जेब में कलम लेकर आगे बढ़ते हैं तो उनका स्वागत में उन्हें क्या मिलता है? हेमंत सोरेन सरकार बर्थडे की रिटर्न गिफ्ट में क्या देती है? लाठियां, 6 परतों की बैरिकेडिंग, सड़कों पर कंटीले तार और लाठीधारी पुलिस। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुसार भी देखा जाए तो किसी भी शांतिपूर्ण असंतोष को दबाने के लिए अत्यधिक प्रशासनिक बल का प्रयोग नागरिक और राज्य के बीच के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देता है। अब बात नहीं होगी, सुलह नहीं होगी और फिर स्वयं लोग खो देते हैं। जब आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता एम्बुलेंस से उतरकर स्ट्रेचर पर विधानसभा की ओर बढ़ते हैं तो यह दृश्य हसीन पूरे देश के सामने यह सवाल छोड़ जाता है कि क्या हमारी व्यवस्था इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि वह नीतिगत बातचीत के बजाय युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ने को ही अंतिम सॉल्यूशन, अंतिम समाधान मान बैठी है? अब आते हैं इस आंदोलन के सबसे बड़े मूल कारण पर, यानी JPSC और JSSC का लगातार होता पतन। विश्व बैंक और नीति आयोग की रिपोर्ट हमेशा भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी युवा आबादी की ताकत का जिक्र करती हैं। सोचिए, विश्व में कितना मैटर करता है हमारा युवा, लेकिन झारखंड में यह लाभांश डेमोग्राफिक डिजास्टर यानी जनसांख्यिकीय त्रासदी में बदल रहा है। साल 2000 में राज्य गठन के बाद से अब तक का इतिहास उठाकर देख लीजिए। पड़ोसी राज्यों में जहां सिविल सेवा की परीक्षाएं हर साल नियमित अंतराल पर होती हैं, वहीं झारखंड में 14वीं JPSC और JSSC CGL जैसी परीक्षाओं वर्षों तक लड़की रहती हैं। इसका नतीजा क्या होता है? 3 बड़ी त्रासदियों के रूप में इसे समझिए। पहली त्रासदी है उम्र सीमा का चक्रव्यूह। उम्र तो रुकता नहीं। 21 साल तक एक युवा जब परीक्षा की तैयारी शुरू करता है तो पेपर लीक, कट ऑफ विवाद, धांधली और मुकदमों के चक्कर में उसकी उम्र 20-21 से लेकर बढ़ते बढ़ते 30-32 तक पहुंच जाती है। वह बिना नौकरी के ही ओवर एज हो जाता है। दूसरी त्रासदी है आर्थिक और सामाजिक बोझ। दूर दराज के गांवों से आकर रांची या पटना में किराए के कमरों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के परिवारों पर जो आर्थिक कर्ज चढ़ता है ना, उस सरकार के बस की बात नहीं है। उसकी भरपाई कोई सरकारी आश्वासन नहीं कर सकता। और तीसरी त्रासदी है संस्थागत साख का खत्म होना। JPSC के 3 सदस्यों अजित भट्टाचार्य,
अनीमा हंसदा और जमाल अहमद का एक साथ इस्तीफा मंजूर होना यह साबित करता है कि परीक्षा बोर्ड के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। कोई झामुओं के किसी नेता के रिश्तेदार हैं तो कोई कांग्रेस का। जब बोर्ड के शीर्ष अधिकारी ही इस्तीफा दे रहे हों तो परीक्षा की शुचिता पर सवाल उठना पूरी तरह से स्वाभाविक है। अब समझते हैं उस सबसे बड़े गतिरोध को जिसकी वजह से 98% मांगों पर सहमति के दावे के बावजूद यह आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर पेच कहाँ फंसा है। सरकार का कहना है कि उसने 14वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स और 2023 व 2025 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर विचार कर लिया है। साथ ही मामले की जांच सीआईडी, ईडी और रिटायर्ड जज की कमेटी से कराने का प्रस्ताव भी दिया है। लेकिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग पर सरकार पीछे हट रही है। सरकार का तर्क है कि जेएसएससी सीजीएल की प्रक्रिया हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी हुई है, इसलिए वह इसे एकतरफा रद्द नहीं कर सकते। लेकिन छात्रों का सवाल बिल्कुल सीधा और क्लियर है। जब धांधली के तार वित्तीय अनियमितताएं व्यवस्थाओं की जड़ों तक फैली हों तो राज्य की अपनी जांच एजेंसी निष्पक्ष कैसे जांच कर सकती है। छात्रों का मानना है कि केवल एक स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी यानी सीबीआई ही इस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश कर सकती है। मतलब वो सीआईडी पे यकीन नहीं करते हैं क्योंकि राज्य के अंदर वो काम करती है। और यही वजह है कि रिटायर्ड जज की निगरानी समिति के प्रस्ताव को खारिज करते हुए छात्र आज भी सड़कों पर डटे हुए हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि किसी भी देश या राज्य का विकास वहाँ की इमारतों से नहीं बल्कि वहाँ के युवाओं के सामर्थ्य से, उनकी कैपेसिटी से तय होती है। अगर देश का सबसे ऊर्जावान वर्ग सड़कों पर लाठियाँ खाएगा, मुकदमों के चक्कर में काटेगा और स्टेचर पर अपने अधिकारियों की भीख मांगेगा तो विकसित भारत का लक्ष्य सिर्फ भाषणों तक सीमित रह जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए, यानी तय समय के अंदर किया जाए परीक्षाओं को। पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ गैर जमानती और कठोर सख्त कानून लागू हों। और सबसे महत्वपूर्ण कि प्रशासन जिद छोड़कर छात्रों के साथ मेज पर बैठकर पारदर्शी संवाद यानी बातचीत करे। यह लड़ाई किसी एक राजनीतिक दल या किसी एक नेता के खिलाफ नहीं है। यह लड़ाई उस पूरी लचर व्यवस्था के खिलाफ है जो लाखों होनहार छात्रों के सपनों को हर साल ले जाती है, बलि चढ़ा देती है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी की गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच सीबीआई से होनी चाहिए? क्या सरकार को छात्रों की मांगों पर और अधिक संवेदनशीलता दिखानी चाहिए? कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल ONN को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।